वी आर बैक एक ट्यूब ऑफ डेली लाइफ। मेरा नाम है अरीज अहमद। आज हम हमल का चौथे महीने के बारे में जानेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। डेवलपमेंट ऑफ बेबी इन के स्टेज पे ये सबसे एक अहम सवाल है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रही हैं कि स्टेज पे बच्चे में क्या क्या तब्दीलियां नुमा होती हैं, तो वो हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताते हैं। सबसे पहली है कि बच्चे की फेशियल फीचर्स अब नुमाया होना शुरू हो जाती हैं। उसकी आंखें, नाक, बाल और दूसरे जो फीचर्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और काफी हद तक प्रोमिनेंट हो जाते हैं। लंग्स उसके बन तो रहे होते हैं लेकिन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो भी प्रॉपर नहीं स्टार्ट होता। इसके बाद बारी आती है बच्चे के कानों की। कान जो है उसके कानों की हड्डियां बन जाती हैं और जो बाहर वाला हिस्सा है कान का वो बन जाता है और हार्ड होना शुरू हो जाता है। जबकि मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर थोड़े देर बाद डेवलप होते हैं लेकिन इस पे से बेरूनी सतह बन जाती है। स्किन के बारे में भी ये बता दें कि विजिबल वेन्स होती हैं, फैट सेल्स होती हैं जो स्किन के अंदर की तरफ पाए जाते हैं, जिससे बच्चे को किसी झटके वगैरह से बचने के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। तो ये चीज आपके बच्चे में स्टेज पे नुमाया हो जाती है। इसके अलावा जो बच्चे की मसल्स का और स्केलेटल सिस्टम होता है, यानी हड्डियों और बाफों का जो निजाम होता है वो बनना शुरू हो गया होता है, लेकिन ये आखिर तक बनता रहता है और अपने फाइनल शेप में तब तक पहुंचता है जबकि आपके बच्चे की डिलीवरी होती है। इसके अलावा आपको जो चेंज नजर आता है बच्चे में वो है उसकी आईलैशेस। इनके बच्चे की जो आईलैशेस हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि जो बच्चे में डेवलपमेंट है आइज की वो किस स्टेज तक पहुंच चुकी है। इनके स्टाइलर्स होते तो क्लोज हैं लेकिन उसमें पलके नमदार हो जाती हैं। हेयर्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें लेनुगो यानी कि गोल्डन कलर के वाननेस रखने के लिए बच्चे में जो हेयर्स पैदा हो जाती हैं वो इस स्टेज पे बंधे होते हैं। ये बच्चे को प्रोटेक्शन भी देते हैं, उसको सॉफ्ट भी रखते हैं। इसके बाद जो बच्चे में टेल होती है पहले वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है। तो इस स्टेज में बच्चे की जो दुम है वो प्रॉपर गायब हो जाती है। इसके बाद बारी आती है बच्चे के आर्म्स और लेग्स की, यानी के टांगे और बाजू उसमें लिम्स बन गए होते हैं और वो तैरने के काबिल हो जाता है। तो ये इसमें एक अच्छा चेंज आ गया होता है। इसके बाद बच्चे के उंगलियों पर निशान बन जाते हैं जिन्हें फिंगरप्रिंट्स कहते हैं और ये यूनिक होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और इस स्टेज पे बच्चे की ये फिंगर्स पर अपेयर हो जाती हैं। तो ये एक बहुत प्रॉपर चेंज है जो बच्चे के अंदर आता है। आज बच्चे के दूसरे सिस्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो किडनीज का सिस्टम है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ बाउंड होता है, तो वो इस स्टेज में अपना काम शुरू कर देता है, यानी कि किडनीज अपना वर्क प्रॉपरली स्टार्ट कर देती हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी हाफ पे प्रेगनेंसी आपकी में है तो आपके बच्चे की काफी ज्यादा सिस्टम्स काम करना शुरू हो गए हैं और वो अपनी प्रॉपर पोजीशनिंग ले रहे हैं। साइज ऑफ एम्ब्रियो इस स्टेज में जो बच्चे का साइज है वो तकरीबन 6 इंचेस तक होता है, यानी कि अब वो साइज में पहले से बनने लगा है। और जहाँ तक उसके वजन का सवाल है तो बच्चे का वजन तकरीबन 4 औंस तक होता है। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो गया है क्योंकि अब तक आप हमल के तकरीबन मिड में आ चुकी होती है। तो अब तक आप देख सकती हैं कि बच्चे का वजन उतना नहीं है जितना कि लेटर वीक्स में और मंथ्स में बढ़ता है। जो 4th मंथ में डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करती है जो कि बहुत जरूरी होता है। इसमें आपके बच्चे की जनरल सेहत देखी जाती है। आपके जिस्म में आने वाली तब्दीलियां इस मंथ में होती है कि आपके बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है जो कि किसी तितली फड़फड़ाने जैसी होती है और ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है जब माँ अपने बच्चे की मूवमेंट को महसूस करती है। तमाम माएँ नहीं कर पाती, कुछ माएँ लेट महसूस कर पाती हैं। माँ की कुछ अलामात भी है जो कि हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाले हैं। माँ का वजन बढ़ता है, उसकी स्किन में खारिश होती है, स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं, नाक में मसला होता है, तमन्नाई ज्यादा होती है और टांगों पे कुछ नसें फूल जाती हैं जिन्हें वेरिकोस वेन्स कहते हैं और स्पाइडर वेन्स भी बनती हैं जिनकी शक्ल मकड़ी के जारी रेसिंग होती है और स्किन पे पिगमेंटेशन आ जाती है। तो आपकी स्किन पर पैचेस नमूदार हो सकते हैं, ब्राउन कलर के पेट पे भी ब्राउन धारी नमूदार हो सकती है आपकी नेवल के निचले एरिया में क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं और बहुत कुछ तब्दील हो रहा होता है। इस टाइम पे आपका जो पेट है वो इतना नुमाया नहीं होता, इसलिए आप अपने बहुत से ऐसे काम कर सकती हैं जो आपने करने के लिए सोचे हों हमल के दौरान। इसके अलावा व्हाट टू डू, यानी कि इस स्टेज पे आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आपको जब मालूम हो कि आपने इस स्टेज पे क्या करना है तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को गुजार सकती हैं और एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि अपना अनॉमली स्कैन करवाना है। ये बहुत अहम होता है, इसमें बच्चे की ग्रोथ और उसकी एब्नॉर्मलिटीज को देखा जाता है और अगर कोई अल्लाह ना करे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो इस स्कैन में पता चल जाता है। तो ये वाला स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त इसमें आपको एकदम से बहुत तेज भूख लगना शुरू हो जाती है तो आपको अपनी भूख के हिसाब से घर में चीजें अरेंज करके रखनी चाहिए ताकि आपके पास स्नैक्स भी अवेलेबल हो, फ्रूट्स भी अवेलेबल हो, ताकि आपको जब इस तरह की भूख लगे तो आप कुछ खा सकें। प्लान फॉर वेकेशन से आप छुट्टियों के लिए प्लानिंग कर सकती हैं क्योंकि ये टाइम आपके हस्बैंड या फैमिली के लिए आप
आपका बेस्ट होता है, क्योंकि इससे पहले भी आप क्रिटिकल पोजीशन में होती हैं और बाद में नहीं होती हैं, तो ये टाइम अच्छा होता है कि आप अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लें। जो कि आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है और पेट इतना नुमाया नहीं होता, तो आप अपने अगले महीनों में पहनने वाले कपड़े रेडी कर सकती हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकती हैं या सिलवा सकती हैं, या अगर खुद आप स्टिचिंग जानती हैं तो आप अपने कपड़े तैयार कर सकती हैं। पहले तो आप अपनी ग़िज़ा में आयरन ऐड करना है। आयरन की टैबलेट्स मिलती हैं आपको, लेकिन इसके अलावा होल ग्रेन सोयाबीन, कलेजी, ब्राउन राइस और डार्क ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां खाने से और ड्राइड फ्रूट्स खाने से आपके जिस्म में आयरन की कमी पूरी होती है। इसके अलावा आप एग्स भी खा सकते हैं, उससे भी आपके जिस्म में इसकी कमी दूर होती है। फाइबरस फूड खाने के लिए आपको जरूरी है कि आपको मालूम हो किस चीज में फाइबर्स पाए जाते हैं। नट्स में, बादाम में, शिया सीड्स में यानी कि तख्मलंगा और मेथरों में होती है ये। इसके अलावा बारले, जौ और मी वगैरह इन सब चीजों में काफी फायदा होता है और फ्रूट्स में भी होता है। तो इसको खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, आपकी बाउल मूवमेंट ठीक रहती है। आपको चाहिए होता है जिंक आपकी जो प्रोटीन है जिस्म में उसको बनाने के काम आता है। आपका नर्वस सिस्टम इंप्रूव करता है, इम्यून सिस्टम इंप्रूव करता है। ये बीफ में, लैम्ब में, ऑयस्टर्स में और पालक में पाया जाता है, और इसके अलावा मशरूम्स, कद्दू और स्क्वैश सीड्स में पाया जाता है। कुछ नट्स में भी पाया जाता है। इसके अलावा बीन्स और चिकन में भी मौजूद है। इसके बाद जरूरी है कि आपकी ग़िज़ा में कैल्शियम ऐड हो। कैल्शियम बहुत जरूरी होता है आपके बच्चे की बोन्स के लिए और आपके अपनी बोन्स के लिए। ये आमतौर पर दूध, दही, चीज और इस तरह की चीजों में पाया जाता है। बादाम में भी काफी मिकदार में कैल्शियम मौजूद होता है, आप इसको खा सकती हैं और एक अच्छी प्रेगनेंसी को कैरी ऑन कर सकती हैं। इसके बाद विटामिन सी हरी मिर्चों में और जूस वाले फलों में मौजूद होता है। इसके अलावा स्वीट पोटैटोस में भी पाया जाता है और टमाटरों में। तो अपनी फूड में इन चीजों को आपने ऐड करना है। फिर इसके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आपके जिस्म में बहुत जरूरी होते हैं। प्रोटीन आपकी जिस्म के तमाम मसल्स बनाते हैं और आपके डीएनए को बनाने में काम करते हैं। तो प्रोटीन आपको चिकन में मिलता है, नट पे मिलता है, बीजों में मिलता है और उसके अलावा फलियों में मिलता है, तो ये आप ले सकती हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स आपको चावलों में, पास्ता में, आलू में, ब्रेड में, इन चीजों में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट भी आपकी जिस्म में एनर्जी पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आपको चाहिए होता है ओमेगा फैटी एसिड। ओमेगा फैटी एसिड आपकी आइज के लिए और आपके बच्चे की आइज के लिए बहुत जरूरी होता है। बच्चे के दिमाग की डेवलपमेंट होती है और ये उसकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी फंक्शनिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा हेयर और स्किन के लिए भी अच्छा होता है और बोन्स के लिए भी। तो आपको वो चीजें खानी है जिसमें ये वाफिर मकदार में हो, जैसे कि सोयाबीन, नट्स जैसे कि अखरोट और बादाम और तख्मलंगा या मेथरे, तो ये चीजें आपने अपनी फूड में ऐड करनी है। फ्रूट्स टेबल बहुत जरूरी है आपकी ग़िज़ा में। आपने दिन की बुरात में 2 दफा जरूर ऐसी चीजें आप ऐड करें ताकि आपको उससे भरपूर फायदा हो सके। और ये याद रखिए कि जो फ्रेश चीजों में एनर्जी होती है वो फ्रीज्ड में नहीं होती, इसलिए कोशिश करें कि जब भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज करें तो वो फ्रेश यूज करें। अब आपको विटामिन डी चाहिए होता है। विटामिन डी आपकी जिस्म में इसलिए जरूरी होता है ताकि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके और आपकी बच्चे की हड्डियों को मजबूत कर सके। इसके अलावा आपके बच्चे के दांतों के लिए भी विटामिन डी जरूरी होता है। ये दूध में और फैटी फिश जैसे कि सैल्मन में मौजूद होता है और इसके अलावा डायरेक्ट आप सनलाइट से भी विटामिन डी ले सकती हैं। तो ये चीजें आपने अपनी ग़िज़ा में जब ऐड करनी है तो इंशाल्लाह आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जाएगी और आपको कम से कम न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया तो। इनके अलावा आपको अपनी फूड में फॉलिक एसिड ऐड करना होता है। जो लोग फॉलिक एसिड इनटेक करते हैं उनके बच्चों में 70% तक रेजिस्टेंस आ जाती है कि उनके बच्चों में न्यूरल डिसऑर्डर नहीं आता। तो अपने बच्चे के नर्वस सिस्टम की भलाई के लिए आपको अपनी फूड में फॉलिक एसिड ऐड करना है। चाहे आप उसको मेडिसिन के तौर पर लें, चाहे आप उसको फूड में लें। फूड में ग्रीन वेजिटेबल जिनके पत्ते ग्रीन होते हैं वो लें, बीन्स लें, नट्स लें और लेंटिल्स ले सकती हैं आप। व्हाट टू अवॉइड, यानी कि प्रेगनेंसी में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि आपको वो नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। जैसे कि लेकोराइज ब्लैक वाला जो होता है उसमें केमिकल्स मौजूद होते हैं जो आपके जिस्म में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा कर देते हैं और आपको दर्द होना शुरू हो जाती है वक्त से पहले। तो लेकोराइज को आपने नहीं लेना। इस ओशन फिश आपने नहीं लेनी क्योंकि ये आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इसमें मर्करी मौजूद होता है और ये आपके बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि फ्रेश वाटर की फिश यूज करें जैसे कि सैल्मन, लेकिन समंदर की मछली को आपने नहीं खाना। ये बाद आपको जो चीज नहीं लेनी वो है रिफाइंड फ्लोर। वो डाइजेस्ट करने में दुश्वारी होती है जिससे आपका जिस्म में शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है और आपको गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है और इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। वो चीज आपने नहीं लेनी क्योंकि इसमें कुछ इस किस्म की बैक्टीरिया होते हैं जब अगर कोई मदर प्रेगनेंसी में ये खा ले तो उसको डायरिया हो सकता है और उसके डायरिया की वजह से उसमें वीकनेस हो सकती है और ये वीकनेस डायरेक्टली
आपके बच्चे पर भी इम्पोज हो सकती है। तो ब्लू चीज से आपने अवॉइड करना है और आप उसको सही से कंज्यूम नहीं कर पाती और आपको उससे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये चीजें आपने अपनी प्रेगनेंसी में कोशिश करना है कि आप ना लें। और उसके बाद आपको जो चीज अवॉइड करनी है वो है रॉ एग्स, यानी कि सादा या कच्चे अंडे। आप उनको बॉयल करके यूज कर सकती हैं, पका के यूज कर सकती हैं। और अंडर कुक्ड फूड आपने या मीट आपने नहीं लेना, क्योंकि जब चीजें सही से पकी नहीं होती एक तो उसमें जर्म्स होते हैं और दूसरा वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाके अटैक करते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर भी आपको मना किया जाता है, क्योंकि ये भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर किसी तरह आप हनी यूज कर लें या कोई और नेचुरल स्वीटनर यूज कर लें, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं यूज करें। और ये कैफीन का मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये बच्चे के नर्वस सिस्टम पे असर करता है, आपको इरिटेबिलिटी देता है, आपको स्लीपीनेस देता है, आपको नींद आई रहती है और ये आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो आप 200 मिलीग्राम तक इसको ले सकती हैं। और उसके बाद जिस चीज आपको मना है वो है नमक। नमक आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग का असर पैदा करता है। इसके अलावा आपकी जिस्म पे स्वेलिंग भी हो सकती है और आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। तो नमक से भी आपने पूरी हद तक एहतियात करनी है, सिर्फ उतना ही नमक यूज करना है जितना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है। उम्मीद है कि आपको 4th मंथ के मुताबिक तमाम मालूमात मिल गए होंगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन जहन में रह गया हो तो आप हमें कमेंट के जरिए कर सकती हैं और सजेशन देना चाहें तो हम आपके सजेशंस को वेलकम करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ना सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए बल्कि ऐसी यूजफुल वीडियोस उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो प्रेग्नेंट है या जो प्रेगनेंसी में इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हैं, या ऐसे फीमेल्स हैं जिनके पास कोई बड़ा नहीं मौजूद और वो अकेली हैं, उनकी वीडियोस उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे इंशाल्लाह। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।